Hello students, welcome back. This is our second video on financial management. In our previous video, we discussed about the meaning, nature and approaches of financial management. In this video, we will cover the topics like objectives of financial management and organization. अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम तो मैंने आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके. फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये आ जाता है और फिर ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, विच इज़ बेटर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी ऑलरेडी. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बताया था मैंने आपको कि इसमें जो है हमारा जो मेन एम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने पर ही होता है. हमने सिर्फ प्रॉफिट ही देखना है. हमने सारे प्रोजेक्ट जो भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हैं हमने उनको सेलेक्ट करना है और जो प्रॉफिटेबल नहीं है हमने उनको रिजेक्ट करना है. सिर्फ एक ही टेस्ट है उसको चेक करने का, दैट इज़ प्रॉफिट. फिर हमने बताया था इसमें कि इस जो ये ऑब्जेक्टिव है इसके फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. एक तो ये बताया था मेन चीज़ जो इसमें है वो ये है कि अगर हमें परफॉर्मेंस को मेज़र करना है तो प्रॉफिट के बेस पर ही हम कर सकते हैं. अगर प्रॉफिटेबल है प्रोजेक्ट तो हम मानेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. प्रॉफिट होगा तो हम सोशल वेलफेयर वाली एक्टिविटीज़ में भी हम अपने आप को बिजनेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं. और सबसे मेन चीज़ कि फर्म की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी थी. जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं. लाइक इसमें प्रॉफिट पे फोकस किया गया है लेकिन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो टर्म है वो ही क्लियर नहीं है. प्रॉफिट हमने कौन सा देखना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स या टोटल प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट. सेकेंड है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो एट प्रेजेंट जो 1 रुपये की वैल्यू है वो 1 साल के बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी 1 रुपये की जो कि आज है, क्योंकि टाइम के साथ साथ मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. तो जो ये वाली अप्रोच है, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है. उसके अलावा ये रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर करता है. ये प्रॉफिट पे तो फोकस करता है बट प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, उसको ये इग्नोर कर देता है. तो अब हमारे हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा गोल है दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल है हमारा वो एक प्रॉपर एक क्राइटेरियन है फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए. ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि अगर हमने कोई डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो एक ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये बेस्ट है जिसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं. इसका जो टूल है दैट इज़ एनपीवी, जिसके हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं. तो ये इसका जो बेस है वो है एनपीवी. व्हाट इज़ एनपीवी? एनपीवी इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू. इसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को पर फोकस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे. तो पढ़ते हैं इसके बारे में. जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की सारी लिमिटेशंस को दूर करता है, कवर. नेक्स्ट इज इसको हम एनपीवी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम एनपीवी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. इसमें हमने जो बेनिफिट्स मेज़र करने हैं, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी, गोल था हमारा, सॉरी, तो उसमें हम प्रॉफिट के बेस पर हम प्रॉफिट देखते थे. इसमें हमने प्रॉफिट नहीं देखना है, इसमें हम कैश फ्लोज देखेंगे. इसमें जो हमें बेनिफिट मिला है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसको हम प्रॉफिट के टर्म में मेज़र नहीं करेंगे, उसको हम कैश फ्लो के टर्म में मेज़र करेंगे कि कितना हमें कैश फ्लो रिसीव हुआ है उस एसेट्स को यूज़ करने से. जो एसेट्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो हमें बेनिफिट मिला है उस एसेट से, हमें उसको यूज़ करने से जो हमें कैश फ्लो हुए हैं. लाइक मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं. वो हो गई हमारी
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि हमने उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमें उससे काफ़ी सालों तक कैश फ्लो जो रिसीव होते रहे हैं उनकी वैल्यू बनती है 6 लाख। तो हमें बेनिफिट कितने का हुआ? 1 लाख का। तो इसमें जो हमने बेनिफिट देखा है वो इस तरह से देखा है, ना कि प्रॉफिट के बेस पर, बेनिफिट रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा गोल था, उसमें मैंने बताया कि प्रॉफिट जो टर्म है वो क्लियर नहीं थी, लेकिन इसमें हमने प्रॉफिट नहीं लेना है, इसमें कैश फ्लोज को कंसिडर किया जाता है रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल में हम प्रॉफिट टर्म देखते हैं, इसमें हम प्रॉफिट टर्म नहीं देखते, इसमें हम कैश फ्लोज देखते हैं कि हमने कोई पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उससे हमें जो है कितना कैश फ्लो हो रहा है, फर्स्ट ईयर में कितना हमें कैश फ्लो हुआ, सेकेंड ईयर में कितना कैश फ्लो हुआ एंड थर्ड ईयर में कितना कैश फ्लो हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा गोल है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वो इग्नोर करके चलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें हम कैश फ्लो देखते हैं। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट से हमें अगले आने वाले 5 सालों में या अगले आने वाले 10 सालों में इतना कैश फ्लो होगा। तो मान लीजिए हमें बताया गया है कि 3 साल बाद हमें 50,000 का कैश फ्लो होगा, तो हम उसे 50,000 ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो उस 50,000 की वैल्यू 3 साल बाद 50,000 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो हम कैसे निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बात यह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, उसमें रिस्क को इग्नोर किया था हमने, रिस्क पे कोई ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ प्रॉफिट को पर ही मेन फोकस था। लेकिन इसमें जो है हमने रिस्क फैक्टर और टाइम फैक्टर उनके लिए भी अलग से प्रोविज़न करना है, इनको भी कंसीडर करके चलना है। तो अब अगर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर हम गोल को लेकर चलते हैं तो उसके अंदर डिसीजन रूल क्या है, हम कैसे डिसीजन लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि हमने उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। तो इसका बेस है एनपीवी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर कोई प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी पॉजिटिव है तो आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव है तो आप उसे रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें एनपीवी जो है वो सिलेक्शन का बेस है। कोई भी प्रोजेक्ट है अगर उसकी एनपीवी पॉजिटिव है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव है तो आप उसे रिजेक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए आपके पास एक साथ बहुत सारे या 2 या 3 या 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि सबकी ही पॉजिटिव है एनपीवी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हाईएस्ट है, पॉजिटिव तो है ही प्लस में हाईएस्ट है, जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब बात है एनपीवी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि एनपीवी ही बेस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। एनपीवी कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कीजिए कि हमने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और उस प्रोजेक्ट में हमने जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज़ 5 लाख, कि 5 लाख रुपए हमने उसमें इनिशियल कॉस्ट लगानी है, लेकिन साथ में उसके कैश फ्लोज दिए हुए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। फर्स्ट ईयर में इतना कैश फ्लो है, सेकेंड ईयर में इतना है एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 5 सालों के कैश फ्लोज दिए हुए हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके उनको डिस्काउंटेड रेट से डिस्काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम उनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लो होने वाले हैं हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, उन सबका टोटल कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने के बाद उसमें से हम प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट लेस कर देंगे, तब एनपीवी आएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है, एनपीवी आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एनपीवी पॉजिटिव है तभी वो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नॉट। ओके, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। लेट्स हैव ए ब्रीफ हेलो लेट्स हैव ए ब्रीफ डिस्कशन ओवर इट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जैसे मैंने बताया हम अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ करते हैं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो कंसिडर करते हैं, ना कि प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर रेगुलर डिविडेंड पर कोई फोकस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देने को लेकर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क को कंसीडर नहीं किया जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन क्या होता है? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइनेंस फंक्शन में फाइनेंस को प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है, डिविडेंड डिसीजन है, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनेंस फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंस से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनका डिवीज़न कैसे किया जाता है, कैसे डिवीज़न किया गया, किसको कौन सा काम जो है वो असाइन किया गया। उसके बाद है जो फाइनेंस फंक्शन है उसके लिए एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना। फाइनेंस फंक्शन को कैरी करने की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट के पास ही पावर होती है कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है जिसमें लिए जाते हैं। फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट होता है उसे कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्रिएटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड उसका हेड कौन होता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर इज़ द हेड ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है जितनी भी एक्टिविटीज़ फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनको कैरी करना। तो अब जो फाइनेंस फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो फाइनेंस फंक्शन है वो किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? जो साइज़ ऑफ फर्म, क्योंकि हर फर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं होता। स्मॉल फर्म है उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग है, स्मॉल लेवल मिडिल लेवल जो फर्म्स हैं उनका अलग है, जो लार्ज फर्म्स हैं उनका अलग है। ऐसे ही नेचर वाइज भी। तो कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन? साइज ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑपरेशन, कैपेबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। अब इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। स्मॉल साइज बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस और लार्ज बिजनेस। जो स्मॉल साइज बिजनेस होते हैं क्योंकि उनमें इतना बड़ा जो है वर्किंग ऑपरेशन उनका नहीं होता है, तो जो ऑनर होता है, ऑनर हिमसेल्फ कैरीज आउट ऑल फाइनेंस फंक्शन। ऑनर जो होता है वो सारे फाइनेंस फंक्शन खुद ही कर लेता है, उसके लिए अलग से फाइनेंस ऑफिसर अपॉइंट करने की नीड नहीं होती। मीडियम साइज बिजनेस होता है उसमें सेपरेट फाइनेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो कि टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। लेकिन जो लार्ज बिजनेस हैं उनमें फाइनेंस मैनेजर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे फाइनेंस फंक्शन को कैरी आउट कर सके, क्योंकि लार्ज बिजनेस होता है तो इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि जितने भी फंक्शन हैं फाइनेंस से रिलेटेड उन सबको वो खुद ही हैंडल कर सके। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंस कंट्रोल फंक्शन उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कीप दिस इन माइंड, लार्ज बिजनेस में हम फाइनेंस फंक्शन और फाइनेंस कंट्रोल फंक्शन उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो जब हमने उनको सेपरेट कर दिया तो दो डिपार्टमेंट बन गए, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसके लिए ट्रेजरर को अपॉइंट किया जाता है। जो फाइनेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसके लिए फाइनेंस कंट्रोलर अपॉइंट किया जाता है। और इन दोनों डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजर, जो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करता है और ये टॉप मैनेजमेंट का मेंबर होता है। उसके बाद अब हमने भी पढ़ा था कि जो लार्ज बिजनेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल मैनेजर के लिए फाइनेंस से रिलेटेड सारे फंक्शंस को कैरी करना इजी नहीं होता, तो उस केस में हम फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंस कंट्रोल फंक्शन को सेपरेट कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि एक फाइनेंशियल मैनेजर है जो इन दोनों सब डिपार्टमेंट्स का हेड है, और दो सब डिपार्टमेंट देखे हमने, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है ट्रेजरर एंड फाइनेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट का हेड है फाइनेंस कंट्रोलर।
तो अब हम तीनों के फंक्शन पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, ट्रेजरर, फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या फंक्शन होते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कितने फाइनेंस की नीड है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड को रेज करना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, बिजनेस फॉरकास्टिंग। ट्रेजरर का काम क्या होता है? कैश का मैनेजमेंट करना, बैंकिंग रिलेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। ये सिंपल टर्म है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगे। फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम क्या होता है? प्लानिंग एंड बजटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनल ऑडिट। ये सब हमने पढ़ा। अब हमने देखना है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़, ये सफिशिएंट फंड एक्वायर करने में हेल्प करता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही क्या आता है, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फंड रेज करना है, चाहे फंड का इन्वेस्टमेंट है, चाहे प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, वो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो सफिशिएंट फंड एक्वायर करने में हेल्प करती है। सिर्फ उनको एक्वायर ही नहीं करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया जाता है। इसके अंदर प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ये टर्म मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या होता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लेते हैं, और जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट आता है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर रेडी हो जाते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेल्प से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, या वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगिंस वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उनको बेस करके ही हम आगे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अक्रूवल मेथड पर है। अक्रूवल मेथड जानते हो आप सभी, अक्रूवल मेथड पर बेस्ड है। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैश फ्लो मेथड पर बेस्ड है। इसमें हम कैश फ्लो को ही कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है रिलेटिवली मोर सर्टेन है, क्योंकि इसमें हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं। जो भी ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट में, हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ज़्यादा जो है सर्टेन है। बट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फ्यूचर से रिलेट करती है। इसमें जितने भी हम डिसीजन लेते हैं वो हम एस्टिमेट का बेस पे लेते हैं कि हमें कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी एंड सो ऑन। तो ये फ्यूचर पर बेस्ड है इसमें। और बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम वो आइटम लेते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में हैपन हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।